हेलो दोस्तों, बीपीएससी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फूड सिक्योरिटी। एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से जब बात करते हैं, मेंस में इसके आने के चांसेस अच्छे खासे होंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है बीपीएससी के रिगार्डिंग। तो पहले चैनल पर जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको ये बता दिया जा रहा है कि हमारे चैनल पर बीपीएससी के मेंस के रिगार्डिंग एक मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हो रहे हैं इस बार आने के चांसेस जिसके होंगे, उनकी सीरीज स्टार्ट की गई है। इस पे लगभग आपको क्वेश्चन लगभग मेन करा ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी चैनल्स पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, ताकि इनके वीडियोस वगैरह आपको मिल जाएं। और एक न्यूली मेड टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए बना दिया गया है, जिसमें इन सारे वीडियोज़ के जो है पीडीएफ्स वगैरह आपको उस टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस आपके लिए एक और चीज़ कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में, जैसे कि 500 में ही आपको GS1 के 3 टेस्ट पेपर और GS2 के 3 टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्लस साथ में आपको हिंदी का एक टेस्ट सीरीज भी आपको दे दिया जाएगा, जिसमें आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चैनल पे अगर आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम से पहले आप जुड़ जाएं, वहाँ पर पर्सनल मैसेज करके आप इसकी फर्दर प्रोसेस पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो कम से कम चैनल से यहाँ पे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपको, हाँ मेरे हिसाब से जैसे कि हम बता दें आपको कि टेस्ट सीरीज़ आप 66 67 आपको 67 वाले को भी करनी चाहिए। और 66 में अगर कम मार्क्स भी आपके आ रहे हैं ना, 5 से 10 नंबर भी, तो भी आपको करना चाहिए। आप कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 67 में आपको सिर्फ 2 महीने के अराउंड में ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो भी तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी। ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कराए जाएंगे वो लगभग आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वही 3 क्वेश्चन में ही लगभग ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है जो रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, वो सारे कवर करा दिए जाते हैं। तो उसमें आपको बेस्ट आंसर कॉपी भी वगैरह प्रोवाइड कराई जाएंगी, कौन कौन से हैं आपको अच्छे से रिव्यू वगैरह भी कराया जाता है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द जरूर से जरूर कर लें। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं हम लोग दोस्तों फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं। इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी इज़ पुअर, मतलब इसमें जो चैलेंजेस है, द रियल चैलेंजेस टू इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी इज़ पुअर ग्रेन मैनेजमेंट है रैदर देन शॉर्टेज ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन। आपको पता होगा कि इंडिया में लगभग 1960 के दशक में अगर बात करते हैं तो उस समय हम लोग जो थे, ग्रेन जो थी हमारे पास शॉर्टेज होती थी। उसके समय हम लोगों फेमाइन वगैरह हम लोगों ने नाम सुना होगा कि भुखमरी आई थी या अकाल पड़ा हुआ था, है ना। और उसी समय के दौरान में ये हो गया था कि दो बार हम लोगों ने झेला उस टाइम। चाइना वार हो गया था, एक पाकिस्तान से वार हो गया था। ठीक है, तो ये दोनों वार झेलने के बाद, ठीक है, 60 में अगर बात करते हैं तो 61 के रेंज में तो वो हो गया आपका। ठीक है, और 65 के राउंड में आपको इधर से वार हो गया पाकिस्तान से, यहाँ चाइना से हो गया। और बीच में दो 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 बार के राउंड में, इसी के राउंड में फेमाइन भी आया। ठीक है, जिसको अकाल बोलते हैं। तो इससे हमारे जो थी मतलब फूड प्रोडक्शन में वहाँ कमी थी, इसलिए तो अकाल वगैरह आया। तो तभी हम लोग सोचने पर मजबूर हुए, और वहाँ से MS स्वामीनाथन का भी हाथ रहा वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन ला कर वहाँ से हम लोग थोड़ा उसके रिस्पेक्ट में, अगर ग्रेन की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम लोग वहाँ से सिक्योर होना स्टार्ट हुआ है। लेकिन अभी इंडिया का जो चैलेंजेस है वो है कि इनसिक्योर हम लोग किस तरह फील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी अपने ग्रेन को ना वेस्टेज से बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम ओवर प्रोडक्शन तो हो जा रहा है लेकिन वेस्टेज जा रहा है। अब चलिए बात करते हैं थोड़ी टॉपिक के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम होगा उस मिल जाएगा आपको आगे। ठीक है, फूड सिक्योरिटी को पहले तो डिफाइन करने की बात करते हैं, तो इसको तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। लेकिन मीनिंग अगर बात करते हैं तो एक मीनिंग तो ये है कि फूड सिक्योरिटी कहेंगे कैसे, इज़ डिफाइंड बाय यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के द्वारा एक कमेटी जो बनाई गई थी, उन्होंने बताया कि दैट ऑल पीपल एट ऑल टाइम, मतलब जब उसका इच्छा हो, हैव फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस, या तो फिजिकल तौर पे या सामाजिक तौर पे या तो इकोनॉमिक तौर पे, मतलब पैसे की दिक्कत, मतलब यहाँ पे बात करते हैं तो मिल जाए किसी तरह, है ना, तौर पे उनको सफिशियंट और सेफ और न्यूट्रिशियस फूड उनको अवेलेबल हो जाए। और किस क्या चीज़ हो, मीट दियर फूड प्रेफरेंसेस एंड डाइटरी नीड्स, मतलब एक एक इंसान की जो अपनी डाइटरी नीड्स वगैरह है उस पर जो एक्सेस हो अपने उस इंसान का, या तो इकोनॉमिक हो या तो फिजिकल हो, और ये तीनों वे में कहीं से भी उसको मतलब दिक्कत नहीं आ रही हो, वो ईज़िली अपने खाने की व्यवस्था कर ले जिसमें न्यूट्रिशियस फूड वो ले पाए अपने नीड के अनुसार।
उसको एक्टिव और हेल्दी लाइफ अपनी जीने के लिए, उसी को हम लोग बात करते हैं। तो उसको कहते हैं क्या हम लोग, वो कहते हैं हम लोग फूड सिक्योर्ड पर्सन है वो, ठीक है। एक बार ढंग से देख लेते हैं। ऑल पीपुल एट ऑल टाइम, ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस। मतलब इस तीनों एक्सेस मिल जाए किस चीज़ का, सफिशिएंट फूड का, जितना उसको खाने के लिए चाहिए। एक सेफ फूड होना चाहिए, नहीं कि कैसे भी हमको मिल जाए। जैसे कि बाहर रोड पे आप देखते होंगे बहुत लोग गरीब वगैरह होते हैं तो किसी तरह भी खाना खा लेते हैं, लेकिन इनके लिए भी एनजीओज वगैरह प्रोग्राम वगैरह अच्छा से ला रहे हैं, तो ये भी हो रहा है। लेकिन सेफ़ फूड बहुत लोग को अगर नहीं मिल पाता है, तो ये चीज़ की बात कर रहे हैं। तो सेफ़ फूड मिले, ठीक है, और न्यूट्रिशियस फूड भी मिले, ठीक है। वो अपने बॉडी के डाइटरी नीड्स जो उनकी पूरी हो जाए, ठीक है, ताकि उनकी जो लाइफ है ना, हेल्दी लाइफ वो जी पाए। तो अगर ये चीज़ फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो उसको कहा जाएगा कि वो फूड सिक्योर्ड पर्सन है। ये किसने कहा, ये कहा वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के द्वारा, ठीक है। बात करते हैं कि फूड सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन क्या है। ये तो हल्का, ये हल्का फुल्का देख सकते हैं एज ए, मतलब अगर आपको ऊपर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है तो ये सिर्फ छोटा सा आप लिख के दिखा सकते हैं कि फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फूड मस्ट बी अवेलेबल सफिशिएंट क्वांटिटी में होनी चाहिए, मतलब उसके खाने लायक इंसान के एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि वो हम इजीली एक्सेसिबल है, ये नहीं कि हम लोग खरीदने के लिए हालत ख़राब है एक इंसान का और खरीद नहीं पा रहा है और दर्द बदर के ठोकर खा रहा है। मतलब पीपल मस्ट बी एबल टू रेगुलर एक्वायर एडुक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड थ्रू परचेज, होम प्रोडक्शन या बार्टर फूड। मतलब या तो एक फूड के बदले दूसरे चीज़ हम कुछ ले लें तो वहाँ से भी नीड पूरी हो जाए। या तो हम बात कर लेते हैं फूड यूटिलाइजेशन की। कंज्यूम्ड फूड मस्ट हैव पॉजिटिव न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट हो, मतलब बॉडी पर अच्छा इम्पैक्ट पड़े उसका हेल्दी लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये उतना आप लिख नहीं सकते हैं, मेरे हिसाब से लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं भी लिख सकते हैं तो काम चल सकता है। बात करते हैं, आप डेफिनेशन में और जोड़ सकते हैं, जैसा कि ये पेज, ये भी पेज सेम है, ऐसा नहीं कि दोनों मिला हुआ है, यहाँ पे अलग है थोड़ा, मतलब डेफिनेशन के वे में अलग है। तो क्योंकि यहाँ मैंने ये लिया है क्योंकि प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो बोला गया है, ऊपर वाला लाइन पीछे वाला से सेम है। तो एनर्जी इनटेक पर पर्सन पर डे, जो प्लानिंग कमीशन है 1915 के दौर में बनी हुई, जो कि आज के दौर पे नीति आयोग इनकी जगह पे काम कर रहा है, ठीक है, 2015 से एक्टिव है ना। तो उन्होंने बताया था कि एनर्जी इनटेक पर पर्सन पर डे, मतलब एक एनर्जी जो, मतलब एनर्जी को उन्होंने बेस माना कि एनर्जी कितना लेता है एक इंसान एक दिन में, एक इंसान के द्वारा, हैज़ कंसिडर टू बी बेस ऑफ द, क्या होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी की वो जो है बेस होगी, एनर्जी कितना लेता है इंसान एक दिन में, एक इंसान, ठीक है। तो पर पर्सन पर डे इन द पर्सन इज कॉल्ड फूड सिक्योर इफ ही सी टेक द एनर्जी इनटेक ऑफ कितना। रूरल में बात करते हैं तो इनके द्वारा कहा गया 2400 कैलोरी, अर्बन में बात करते हैं तो 2100 कैलोरी, और एवरेज ऑन एन एवरेज की बात करते हैं तो 2200 कैलोरी। तो ये अगर आप इस तरह करके दिखा देते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि हाँ ये इन्हें पता है, जैसे कि रूरल के बारे में पता है, अर्बन। अच्छा, रूरल को ज़्यादा क्यों, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ठीक है, मेहनती मतलब फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। अर्बन में आप देखते होंगे कि वर्क फ्रॉम होम टाइप का इस तरह हो गया, या तो कंप्यूटर पे वर्क वगैरह हो गया, तो अर्बन में इस तरह देखने को मिलता है। इसलिए रूरल में ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, बट चाहिए होती है। बात करते हैं कंसर्न क्या है। कंसर्न क्या है कि फूड सिक्योरिटी की इतनी बात हम लोग करते आ रहे हैं अभी इस समय, जबकि हम लोग फूड प्रोडक्शन में ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो आया था, इंडिया करेंटली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल। अब अंडर नरिश्ड की बात आती है तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर नरिश्ड में होते हैं वो, कभी कभी देखे होंगे आप, कोई बच्चा बहुत छोटा है लेकिन एज के अनुसार वो दिख नहीं पाता है, कभी कभी कोई लंबा हो गया है लेकिन वो पतला है बहुत ज़्यादा ही। ये सब बात आती हैं स्टंटिंग की और वेस्टिंग की, है ना। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये अंडर नरिश्ड पीपल की निशानी है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ये ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के द्वारा बताया गया था। तो इन इंडिया अराउंड कितना है, 195 मिलियन है, ठीक है, नियरली 47 मिलियन। और यहाँ से अगर बात करते हैं तो 10 में से 4 इंडिया डू नॉट मीट देयर फुल ह्यूमन पोटेंशियल। अगर आप हम खुद भी देखते हैं आपस में, तो हम लोग दिन भर की जो है ना डाइटरी नीड, वो बहुत लोग नहीं पूरा कर पाते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। तो अवेयरनेस की कमी चीज़ है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए, ये चीज़ भी एक मायने रखता है कि हम उस चीज़ को अवेयर नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू FAO एस्टिमेट करता है कि अबाउट 14.8% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अंडर नरिश्ड इन इंडिया।
ये FAO का डेटा के अनुसार 14.8% पीपुल है जो अंडर नरिश्ड है। और यहाँ पे क्या था, कितना मिलियन में ये रिपोर्ट आई थी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के द्वारा। एक रिपोर्ट और है, आप इसमें ये भी ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट आई हुई थी उसमें भी बताया गया था कि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा वेस्टिंग पाई जाती है। ठीक है, वेस्टिंग किसको बोलते हैं? एक तो हो गया वेस्टिंग वाला प्रॉपर्टी जो हो गया, एक सेकंड रुकिएगा, उनसे बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है उसका रिपोर्ट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज। 2019 के डेटा के अनुसार वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आया था 2019 वाला, जो कि इधर ही पब्लिश हुआ है, ठीक है, ये 2020 के अराउंड में पब्लिश हुआ है, तो इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडिया ना सेकंड है हाईएस्ट स्टंटेड मामले में, कि इंडिया के बच्चे जो हैं स्टंटेड हैं वो सेकंड है किस में, मतलब साउथ एशिया में, ठीक है, सेकंड पोजीशन में है आफ्टर अफ़गानिस्तान। तो कितना है, तो वो 38% है, ठीक है, अफ़गानिस्तान को 41% के अराउंड में है। तो ये 38% पीपल स्टंटेड हैं इंडिया में, ठीक है, ये सेकंड नंबर है साउथ एशिया में। और बात करते हैं हम लोग वेस्टिंग की, ठीक है, तो वेस्टिंग में बात करते हैं तो इंडिया नंबर 1 पे है वर्ल्ड भर में, तो 21% है जो कि, ठीक है, ये भी डेटा आप जरूर से ज़रूर मेंशन कर ले। अगर आप नहीं लिख पा रहे तो साइड में ज़रूर यहाँ पे नोट बना के एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का डेटा है, अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड में इंडिया वेस्टिंग में ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि ये वेस्टिंग स्टंटिंग है क्या, है कि नहीं। तो अगर बात करते हैं एक नॉर्मल इंसान, यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, हल्का सा बना कर यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए एक नॉर्मल इंसान इतना हाइट का होता है, ठीक है, उसके बॉडी फिगर से भी और वो हाइट से भी सही है, ठीक है। वेस्टिंग में बात आती है ना, सॉरी, वेस्टिंग की बात होती है तो इसका मतलब होता है वो इंसान लंबा है, ठीक है, मतलब अपने एज के अनुसार वो लंबा तो है, ठीक है, लेकिन वो ना लो वेट पे है, मतलब इसकी वेट कम है, तो यहाँ वेस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे W से W बोलिए तो वेट कम, ठीक है। बात करते हैं स्टंटिंग की। स्टंटिंग में होता है कि उसकी साइज छोटी हो गई है, ठीक है, स्टंट हो गया वो, ठीक है, स्टंटिंग हो गई है। लो हाइट फॉर एज, उसकी उम्र के साथ हाइट उसकी कम है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टंटिंग। हाइट के साथ उम्र के साथ हाइट कम, लोअर हाइट वाले जो हैं ये नॉर्मल से, ये लोअर है, ये स्टंटिंग हो गई, ठीक है। एक इसी के साथ लंबा हो जाता है लेकिन वो पतला ही रहता है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वेस्टिंग बोले थे अभी कुछ देर पहले, ठीक है। लो वेट फॉर हाइट, हाइट उसकी सेम मतलब से अच्छी खासी होनी चाहिए लेकिन वो वेट में कम हो जाता है तो वो हो जाता है वेस्टिंग। और अंडर वेट की बात करते हैं तो कैसे, लो वेट फॉर एज, वो एज के साथ कम वेट होता है, कि मतलब अगर आपकी 60-70 है तो नहीं बोलते हैं कि अंडर वेट है, ये तो अंडर वेट है, इतना नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ होती है आपको स्टंटिंग, वेस्टिंग और वो अंडर वेट। तो इस मामले में भारत का नंबर 1 वेस्टिंग के मामले में, जिसमें लो वेट फॉर हाइट, मतलब हाइट लंबी है लेकिन उसका वेट कम है, तो ये होता है वेस्टिंग के शिकार। और स्टंटिंग मतलब छोटे हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, अपने एज के अनुसार उनकी हाइट छोटी ही रह जाती है, जिनको बॉर्न अपन बोलते हैं। तो ये इंडिया में साउथ एशिया के हिसाब से बात करते हैं तो साउथ एशियन कंट्री में ये सेकंड नंबर पे है स्टंटिंग के मामले में, भारत आफ्टर अफगानिस्तान, यहाँ पे 38% लोग हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, FAO के डेटा के अनुसार 14.8% पॉपुलेशन जो है अंडर नरिश्ड है। इन अ लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2019, ये देख सकते हैं, तो इसमें 72 नंबर है 113 नंबर पर, ठीक है, 113 कंट्री में से 72वां देश है इंडिया, जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 72वां नंबर पर हम आते हैं। बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो ये हमने देखा था कि इसमें बहुत मतलब हम लोग की ये मतलब क्या ही बताया जाए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसमें हम लोग बहुत पीछे हो गए थे, जिसमें पाकिस्तान से और नेपाल बांग्लादेश से भी हम लोग पीछे हैं। तो जैसे देख सकते हैं 94th रैंक, इसमें 107 नेशन में हम लोग 94th कंट्री पे आते हैं, 94th रैंक है भारत का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, इतना पॉपुलेशन, फूड का ग्रेन का जो है प्रोडक्शन इतना अच्छा होने के बावजूद, तो ऐसा कैसे हुआ। तो ड्यू टू ऑल द एबव मेंशन डेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर आवर नेशन इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी करने के लिए अब हम इस डेटा से हमें अब डरने की ज़रूरत तो है ही, तो उसके रिगार्ड में भारत सरकार बहुत चीज़ कर रही है।
मतलब अगर बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है तो वो भी अपने लेवल पे कर रही है। तो इम्पोर्टेंस क्या है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की? तो सबसे पहले तो बूस्ट करती है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि अगर हम फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल, अगर हम फूड ग्रोथ पे ध्यान देंगे तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा मजबूत होगा। ठीक है, ठीक है। टू हैविंग कंट्रोल ऑन फूड प्राइजेस, ताकि इजी जो अवेलेबिलिटी है फूड की वो इजीली मिल सके। अब इतना हाई नहीं हो जाए कि लोग उसको पहुंच से ही दूर हो जाए, जैसे प्याज हो जाता है कभी कभी, सुनते होंगे 80, कभी 100, 150 किलो, 150 रुपये किलो, तो लोगों के पहुंच से दूर हो जाता है ना। तो वो चीज़ें हैं, तो इंश्योर करना कि फूड पे कंट्रोल भी रहे, फूड के प्राइस पे। फॉर इम्प्रोवाइजिंग हेल्थ एंड हेल्थ केयर। अब क्योंकि अगर इंसान खाना ढंग से नहीं खाएगा, अंडर नरिश्ड रहेगा, तो उसकी सेहत पर भी ये असर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो डाइटरी नीड्स, अपनी बॉडी की नीड्स वगैरह नहीं पूरी कर पा रहा है खाने को लेकर, तो उससे हेल्थ केयर पे भी मतलब वो थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हेल्थ भी उसकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस रोल अदा करेगा। ठीक है, टू इंक्रीज द ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। बिल्कुल, सिक्योरिटी आएगी ही आएगी, ग्लोबल सिक्योरिटी बढ़ेगी। अगर हमारा देश सिक्योर्ड है फूड के मैटर में, तो हमारा देश मजबूत होगा, सिक्योरिटी बढ़ेगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन लीडिंग टू पॉवर्टी रिडक्शन। अगर बात करते हैं तो इससे इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा अगर बात करते हैं तो हम अगर खाना पीना अगर ढंग से किसी का नहीं है तो उसकी सेहत ख़राब होगी। इनडायरेक्ट वे में बात कर रहे हैं तो सेहत ख़राब होगी, सेहत ख़राब होने से उसके जो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो वहाँ पैसे लग जाएंगे, तो वहाँ से इकोनॉमिक तौर पे वो कमज़ोर हो जाएगा और पोवर्टी का भी शिकार हो सकता है। क्योंकि हमारे देश में हॉस्पिटल वगैरह की अगर बात करते हैं, अगर किसी को चक्कर लगाने पड़ जाए तो वहाँ पे पैसे की क्या कीमत होगी, आप समझ सकते हैं कि कितना वो अब मतलब पॉवर्टी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा एक गरीब परिवार, अगर इस तरह का अगर होता है तो। ठीक है, तो ये चीज़ फूड सिक्योरिटी अगर रहेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा और जॉब क्रिएशन भी बढ़ेगा। ठीक है, लीडिंग टू पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी अगर फूड सिक्योर्ड है हम लोग पूरी तरह से। जो भी हम लोग कहीं कहीं जहाँ जहाँ लैग कर रहे हैं, जहाँ से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, जैसे कि वेस्टिंग का प्रॉब्लम जो हो रहा है, जहाँ पे रखने का स्टोरेज का, उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो जितना प्रोडक्शन हो रहा है हम उससे भी अपना जो है जॉब क्रिएशन हो सकता है, पीडीएस में लग सकता है इंसान। ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जॉब क्रिएशन होगा बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बढ़ने जब होने स्टार्ट हो जाएगी तो उधर भी जॉब क्रिएशन होगा, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट वे में क्या होगा कि पॉवर्टी रिडक्शन भी होगी। ठीक है, बात करते हैं टू इंश्योर द फूड अवेलेबिलिटी टू आवर पॉपुलेशन, सो टू इंश्योर द ज़ीरो हंगर। जीरो हंगर की बात करते हैं यहाँ, सॉरी ये है पॉवर्टी की, जीरो हंगर 1, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, जीरो हंगर 2 में आता है। एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जीरो हंगर किस में आता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 पे। ठीक है, और नो पॉवर्टी हो, पॉवर्टी ख़त्म करना होगा तो वो किस में आएगा? तो एसडीजी 1 में। ठीक है, पॉवर्टी को हटाना। और यहाँ हो गया जीरो हंगर, किस में आ जाएगा? तो वो होता है एसडीजी 2। अकॉर्डिंग टू WHO and FAO, there are 4 condition compulsory with the food security। WHO और FAO के अनुसार अगर बात करते हैं तो क्या क्या 4 कंडीशन ज़रूरी हैं? एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात की, अफोर्डेबल हो कि खरीद सके इंसान, कंटिन्यूटी ऑफ फूड हो, ये नहीं कि मिलना ही बंद हो जाए तो भी दिक्कत आ सकती है। तो ये क्या हो रहा है, बात समझ सकते हैं ना। एक फूड के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो 4 कंडीशन क्या है सिक्योर होने के लिए, फूड से सिक्योर है इंसान। तो एक तो पहले वो फूड मिलना चाहिए, वो सबके द्वारा एक्सेसिबल हो, वहाँ तक फूड पर पहुँच सबकी हो, और जब खरीदने जाएँ तो अफोर्डेबल हो कि हम इतना पैसे में हम जाएँ तो और ख़रीद पाएँ उतना, और कंटिन्यूटी हो फूड पर, हम हमें हो और लगातार वे में मिले, ख़त्म नहीं हो। मतलब अगर प्रोडक्शन है तो ख़त्म होने पे प्रोडक्शन वहाँ पे फिर से आ जाए डिमांड के अनुसार, है ना। तो वो सब है। इंडिया हैज़ ऑल 4 कंपोनेंट बट बिकॉज ऑफ डिफेक्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलेटेड स्कीम। एक तो यहाँ पे सिंपल मीनिंग है कि डिफेक्टेड स्कीम जो है, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम है ना, तो यहाँ ये चीज़ को बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम थोड़ा देखा गया था इंडिया में। ठीक है, ये बहुत ही, तो इसके चलते इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई थी कि फूड इनसिक्योर हो रहे थे हम लोग। ठीक है, चैलेंजेस क्या है इसी में हमें पता चलेगा कि क्या है। तो जो है द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो फूड ग्रेन है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें इतना जल्द आया और रखा। क्योंकि पता है कि आपको अगर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको ला कर
उसको स्टोर करके उसको बचा कर रखना कुछ समय तक, फिर प्रोडक्शन धीरे धीरे ना सबके पास पहुंचता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि स्टोरेज के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सारी चीज़ें, देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ सरप्लस ऑन स्टोरेज लेवल बट स्कार्सिटी ऑन प्लेट लेवल, एक बहुत ही अच्छा बात है ये, मतलब लिखा गया है, लेकिन ये बात भारत के रिस्पेक्ट में गलत है। मतलब ये यहाँ समझने के पर्सपेक्टिव में आपके लिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे समझाई गई है कि सिचुएशन ऑफ सरप्लस हैं हम लोग, बट स्टोरेज लेवल पर मतलब सरप्लस हैं, बट स्कार्सिटी ऑन प्लेट लेवल, प्लेट पर पहुँचते पहुँचते हम लोग स्कार्सिटी में आ जाते हैं। कैसे? तो इसी के चलते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड का पहला कारण हो गया। दूसरा बात करते हैं, द मेन रीज़न बिहाइंड द फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया इज़ लार्ज स्केल वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन पोस्ट हार्वेस्ट। जैसे एक होता है हार्वेस्ट, प्री हार्वेस्ट हो गया, जैसे प्री हार्वेस्ट जैसे कि आपको क्या क्या लगाना है, सॉरी 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 प्री हार्वेस्ट हो गया जो आपका कंडीशन हो गया, जो आप बुआई के समय वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। हार्वेस्ट मतलब जब आपका ये वहाँ पे उपजना स्टार्ट हो गया। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब अब कटने के बाद का ये सब बात है, ठीक है, क्रॉप्स के कटने सब के बाद का। तो उस समय का जो सिचुएशन है, तो क्रॉप्स अब रेडी है, अब उसको रख दिया गया है, तो फूड का जो है ना, प्रोडक्शन का जो वेस्टेज हो रहा है ना, वो है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल दोनों जगह है। यही सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है ये। अकॉर्डिंग टू डेटा ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो यहाँ पे है, उसके अनुसार कहा गया है कि अराउंड 30% जो है ना प्रोडक्शन का, फूड ग्रेन का, वो वेस्ट हो जाता है। 100% में से 30% निकल जाता है। समझ रहे हैं आप? ये कितना बड़ा फिगर है। तो ये परसेंटेज अगर हम किसी गरीब लोग को, जितने लोग गरीब हैं, जितने लोग हाँ देश में हैं, तो ये चीज़ जो वेस्टेज हो रही है, इस चीज़ों को हम बचा सकते हैं ना आखिर। और इन लोगों को मतलब जितने भी गरीब लोग हैं उनका सबका पेट तो भर जाएगा। तो ये कैसे वेस्टेज तो होगा, लेकिन कम से कम वेस्टेज हो। आप कम से कम 5% करें, तो धीरे धीरे इस चीज़ को सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये 30% बहुत मायने रखता है। डिस्टॉर्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, द प्रॉब्लम विथ पीडीएस। अब बात करते हैं डिस्टॉर्टेड, क्योंकि पीडीएस में भी बहुत सारी खामियां हैं कि पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसी के थ्रू जो दिया जाता है, तो इसका बहुत ही मतलब थोड़ा इसमें इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत है। तो इसके चलते भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज एंड ऑल्सो इलिटरेसी रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी और ओवर पॉपुलेशन। तो बहुत सारी चीज़ें इस सब चीज़ को मैटर करती हैं। अगर इस सब चीज़ को इनडायरेक्ट वे में भी आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, ठीक है, इलिटरेसी है अबाउट फूड सिक्योरिटी, कैसे फूड सिक्योर्ड एक इंसान रहेगा। हम जैसे कि हमने आपको बताया हुआ था कि इंसान को पता ही नहीं है अपने डाइटरी नीड्स के बारे में कि क्या क्या खाना चाहिए, तो उसके चलते भी इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाता है, जिसके चलते उसे तरह तरह की जैसे वेस्टेज वाली प्रॉब्लम, स्टंटिंग की प्रॉब्लम, ये सबसे पाला मतलब पड़ना पड़ जाता है, ठीक है। करप्शन भी एक बड़ा कारण है इसमें कि बहुत सारे वहाँ से पीडीएस वाला मैटर में अगर देखते हैं तो वहाँ से पैसा निकाल क्या नाम है, ग्रेन्स वगैरह हटा कर कि हाँ ग्रेन ख़त्म हो गया करके, और उनको लाकर मेजर मार्केट में लाकर बेचते हैं, ओपन मार्केट में, ताकि वहाँ से जो मार्जिन उनको मिल रहा था वहाँ पे तो बहुत कम दाम पे ना मिलता है, 2-4 रुपया के अंदर में ही है। तो लेकिन उसको इधर ला के बेच देते हैं 20-25 रुपये किलो के हिसाब से, तो इनको फ़ायदा भी मिल जाता है, तो उधर कह देते हैं कि ख़त्म हो गया है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी रियल लाइफ में। तो करप्शन बहुत ही बड़ा कारण इसका ये भी है, ठीक है। टू गेट बेटर मार्जिन, सेल पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन एट राशन शॉप, इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स ऐड टू द इश्यू ऑफ द फूड सिक्योरिटी। आपने ये सब चीज़ को फॉलो किए, मतलब देखा ही होगा अपने घर घर में ये सब चीज़ दिख जाती है जब कोई लेने जाता है इंसान, या बहुत लोगों से देखा होगा, आपने सुना होगा। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे आमने सामने की चीज़ें हैं जो हमें दिखती हैं। छठा देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। तो हाइयर टेम्परेचर एंड अनरिलायबल रेनफॉल मेक फार्मिंग डिफ़िकल्ट एंड ऑल्सो एट द शॉर्ट स्टोरेज लेवल इट इज़ डिफ़िकल्ट। देखिए क्लाइमेट चेंज तो बहुत ही बड़ा रोल इसमें अदा करता है कि जिसमें फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया, अगर ये सब सिचुएशन आती हैं तो आपको फूड इनसिक्योरिटी में थोड़ा वहाँ तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, या फ्लड ही आ गया तो एक ही झटके में क्रॉप्स को बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ड्राउट आ गया तो भी बहुत दिक्कत हो जाती है। स्टोरेज लेवल पे भी दिक्कत हो जाती है कि क्लाइमेट चेंज, कुछ कभी कभी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो उतना झेल ही नहीं पा रहा है जो स्टोरेज, हमारा जो स्टोरेज जो सिस्टम है उसकी बात करते हैं तो भी मतलब वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। सो टू कम्बेट द फूड इनसिक्योरिटी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेनी स्टेप्स।
अभी तक बात करते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी। स्टेट गवर्नमेंट, पहली तो बात ये भी हो जाती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सारी स्कीम होती हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट में तो लगती हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आपको जितनी स्कीम्स यहाँ पता है वो सारी स्कीम यहाँ लगेंगी ही लगेंगे। तो पहले बात करते हैं सेंट्रल में क्या बात करते हैं, तो पीडीएस एंड इट्स रिफॉर्म की बात करते हैं। अंडर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू में लाया गया था पीडीएस सिस्टम। ये कब की बात है, देख सकते हैं कि स्टार्ट किया गया था अराउंड 1960s में, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग, कब हुआ था, 1960 के दशक में लगभग। और द नेसेसरी गुड्स रिलेटेड विथ लाइफ प्रोवाइडेड ऑन चीपेस्ट रेट, ठीक है। नेसेसरी गुड्स, ठीक है, रिलेटेड टू लाइफ, जो मतलब जीवन से मतलब जुड़े थे, कि फूड ग्रेन प्रोवाइड करा देना और किरोसिन प्रोवाइड करना, कि ताकि लोगों के घर में उजाला भी हो और खाने को उनके पास सब चीज़ हो, ठीक है। तो ये चीज़ उनको प्रोवाइड कराई जाती थी, ठीक है। सॉरी 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 इन 1992 आरपीडीएस ये लाया गया, थोड़ा सा चेंजेस इसमें किया गया। और आरपीडीएस रीवैम्प्ड पीडीएस वाज स्टार्टेड टू स्प्रेड बेनिफिट ऑफ पीडीएस इन रिमोट एरियाज़। थोड़ा अब देखा गया कि रिमोट एरियाज़ में पहुंच बनानी होगी, तो उसके लिए दिखाया गया, लाया गया क्या, रीवैम्प्ड पीडीएस, ठीक है। वो 1992 की बात है। ये किस में, पीडीएस में चेंजेस हो रहे हैं, ये चीज़ आप देखने को मिल रही होंगी। फिर 1997 में बात करते हैं, तो टीपीडीएस जो कि अभी तक कंटिन्यूड है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे लाया गया। वाज स्टार्टेड एंड बेनिफिशियरी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन, एक टीपीडीएस हो गया एपीएल वाले, एक हो गया बीपीएल वाले, ठीक है। एवब पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। सब्सिडाइज गुड्स आर नॉट अवेलेबल, यहाँ पे सब्सिडाइज गुड्स नहीं दिए जाते हैं, यहाँ पे होते हैं कि सब्सिडाइज्ड गुड दिए जाते हैं, मतलब यहाँ पे गुड्स पे जो है सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो बहुत लिखा होंगे कि अब बीपीएल कार्ड बना रहा है कोई, एपीएल कार्ड है, तो ये सब चीज़ें टीपीडीएस के थ्रू लाया गया था 1997 में, ठीक है। अब ये प्रोग्राम तो एक हो गया। अब यहाँ पे आया अंत्योदय अन्न योजना, जो कि 2000 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अंडर द पूरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिली, जो बीपीएल फैमिली हैं उसको एक और छांटकर एक और मतलब बीपीएल का ही बनाया गया। आइडेंटिफाइड एंड अबव 2.5 करोड़ पीपल इन बीपीएल वाज इंक्लूडेड, ठीक है, फॉर द टीपीडीएस। एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 35 kg ऑफ फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम एट द चीपेस्ट रेट ऑफ 3 kg चावल, 3 रुपये पर केजी चावल के हिसाब से, और 2 रुपये पर केजी क्या वीट मिलेगा, और मिलेगा 1 रुपया पर कोर सीरियल, जो मोटे अनाज होते हैं वो 1 रुपये पर किलो के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। क्या हो रहा है देख सकते हैं, 3 रुपया के हिसाब से चावल मिलेगा। और आटे का समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऐसे करके चावल है, ऐसे करके चावल 3 बार में हो रहा है ना, 1 2 3, चार को चार एक ले लीजिए, वो को एक, तो 3 रुपये किलो चावल। आटा, आटा 2 रुपये किलो, ठीक है। और सीधा सीधी मोटे अनाज जो है, मोटे अनाज जो है वो 1 रुपया पर केजी के हिसाब से दिया जाता था। ये किस में आया था, अंत्योदय अन्न योजना में है, जो कि 2000 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो बीपीएल फैमिली कितने लोगों को, लगभग 2.5 करोड़ पीपल फैमिली को इसमें इंक्लूड किया गया था। 35 किलो का प्रोविज़न था कि 35 किलो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से चीपेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। चावल कैसे, 3 रुपये पर किलो, ठीक है। चावल का बात हो गया, आटा का 2 रुपये पर किलो, और 1 रुपये पर किलो के हिसाब से मोटे अनाज, ठीक है, कोर सीरियल, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर, देख सकते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 2007 में आया था ये, ठीक है। फॉर मेकिंग फार्मिंग रिन्यूमरेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू स्ट्रेंथनिंग फार्मर्स एफर्ट एंड प्रमोटिंग एग्री बिजनेस। ये आया था राष्ट्रीय कृषि विकास के लिए, मतलब कृषि को विकास के लिए ही लाया गया था, ताकि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़े और वो मजबूत भी हों अपने तौर पे, और उनके एग्री बिजनेस भी चले अच्छे तौर पे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रीय कृषि विकास, 2007 में आया हुआ था, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये बहुत ही बड़ा चेंजेस यहाँ देखने को मिला था, इसके प्रति दिखाया गया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट यहाँ बना। इसमें क्या किया गया कि जो 75% रूरल पॉपुलेशन है और 50% अर्बन पॉपुलेशन है, टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर टीपीडीएस, जो टीपीडीएस हम लोगों ने अभी बात की, एपीएल और बीपीएल वाले जो वहाँ पे ग्रुपिंग बैठे थे, और जो अंत्योदय अन्न योजना थी जो कि 2000 में आई थी, स्टिल कंटिन्यूड
अब इसमें आपको पता है जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा की, चावल और आटा और कोर सीरियल जो कि मोटे अनाज हो गया, ठीक है। तो अंडर NFSA राइट टू फूड इज़ अ लीगल राइट, यहाँ पे ही बोला गया कि राइट फूड है वो लीगल राइट होगा, ठीक है। देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ फूड सिक्योरिटी अंडर आंगनबाड़ी, प्रेग्नेंट वोमेन, लैक्टिक वोमेन एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। फर्स्ट स्टेट कौन था यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार इसको लागू करने वाला पहला राज्य था, ठीक है। किसको किसको मिलने वाला है फूड सिक्योरिटी, अंडर आंगनबाड़ी हो गए, प्रेग्नेंट वोमेन को। इसी के लिए आप देखे होंगे कि जितना भी प्रोग्राम्स वगैरह आ गया है इससे रिलेट करके ही आता है कि कौन कौन सा मतलब चीज़ होना चाहिए। मिड डे मील्स तो बहुत पहले से आया हुआ है, देख सकते हैं। मिड डे मील भी इसी का ही पार्ट है कि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए बच्चों को, कम से कम ये चीज़ जो है उनमें जो जो कमियाँ हैं ये सब चीज़ ना हो, ठीक है। वो अनरिस्ट हो, ठीक है। न्यूट्रिशियस फूड उनको प्रोवाइड हो स्कूल लेवल पे ही, है ना। लॉन्च्ड इन 1995 ऑल्सो टू सिक्योर द फूड, मतलब फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए ओवरऑल। देखो द स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता था न्यूट्रिशियस डाइट इन लंच टाइम में, ठीक है, जो कि अभी भी चलाया जा रहा है। ये कब है, 1995 का ही आया हुआ प्रोग्राम है। तो ये इसी को सोच कर बनाया गया था। अभी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नाम से ही देख रहे हैं मातृ मतलब माता का नाम, ठीक है। ये चीज़ प्रोवाइड किया गया था जिसमें है कैश मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा था, ये वाला। ये पोषण वाला अलग है, इसके साथ नहीं है। मातृ वंदना योजना के साथ है कैश मैटरनिटी बेनिफिट जो है, जो 6,000 रुपये उनको दिया जाएगा, ठीक है। अभी अगर आपने देखा है तो गरीब कल्याण योजना भी चलाया गया है फूड मतलब सिक्योर करने के लिए। अभी कोविड के दौरान का ये सिचुएशन, ये करंट में अगर बात करते हैं तो PM गरीब कल्याण ये है। एक तो रोजगार योजना है, एक कल्याण योजना जिसमें फूड भी प्रोवाइड कराया जा रहा था गरीब लोगों को। नवंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। मार्च से स्टार्ट हुआ था ये प्रोवाइड फूड टू फूड, मतलब ये फ्री फूड्स प्रोवाइड कराया गया था। तो ये भी चीज़ आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट ने भी इसी तरह का स्कीम वगैरह लाया था, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट भी पैसे दे रही थी, अगर इसमें कुछ कुछ ऐड ऑन करना है तो अभी कोविड-19 वाला सिचुएशन जितना आपको है पता, उसमें आप जोड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लेकिन पहले की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन इज़ मेकिंग एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरेज। पैक्स बनाया जा रहा है, पैक्स मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, FPS बनाया जा रहा है, फेयर प्राइस शॉप्स प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स इन बिहार। बेनिफिशियरी लगभग 8.57 करोड़ लोग बेनिफिशियरी हैं इसके। फिर बात करते हैं दोस्तों, इन बिहार अंडर पूरक पोषाहार योजना रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन इज़ प्रोवाइडिंग थ्रू वन, मतलब एक देख सकते हैं इकाई है, मतलब 1,14,718 आंगनबाड़ी टू 6 से लेकर 6 ईयर तक माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वोमेन, लैक्टिक वोमेन को प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। पूरक पोषाहार योजना के थ्रू, किसके थ्रू प्रोवाइड कराया जा रहा है, आंगनबाड़ी, जो हमारी आंगनबाड़ी महिलाएं जो हैं उनके द्वारा 6 से लेकर 6 ईयर के माल न्यूट्रिशन जो चिल्ड्रन हैं, प्रेग्नेंट वोमेन हैं, उनको ये सब पूरक पोषाहार के थ्रू न्यूट्रिशियस प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। ये बिहार गवर्नमेंट का स्कीम है। फिर बात करते हैं एंड ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी हैं तो वो तो यहाँ लागू होंगी ही होंगी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत ये चीज़ आप देख सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में अगर हम PDS को थोड़ा सुधार करना चाहते हैं तो वन नेशन वन राशन कार्ड की हम यूज़ कर सकते हैं। गुड इनिशिएटिव है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जितना वेस्टेज वगैरह होता है वो ज़्यादातर नहीं हो। फिर फार्म जो अभी बिल आया है उसमें से भी कुछ कुछ मतलब हैं जो आप सही रख सकते हैं कि जो स्टोरेज वाली बातें हैं, वो जो स्टॉक पिलिंग का लिमिट था वो हटाया जा रहा है इसके थ्रू। कुछ कुछ इसमें पॉजिटिव हैं जो फार्म बिल है, और कुछ निगेटिव भी हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव ऐसे हैं जो आप अभी के जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करके रख सकती हैं, ऐसा भी है, ठीक है। तो कुछ चेंजेस के साथ अगर फार्म बिल आती है तो अच्छा ही है, लेकिन चेंजेस ज़रूरी हैं, ये भी बात है, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा, ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा और एलोबरेट कर दिया कि सजेस्टिव रिफॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें आप सजेस्टिव रिफॉर्म में क्या दे सकते हैं। तो जो अभी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है उसको हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के साथ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पैसे के मैटर में हम देखा था कि DBT ट्रांसफ़र जो स्कीम चली हुई थी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई गई है, ठीक है, मोदी जी के द्वारा। फिर देखते हैं तो इसमें दिल्ली गवर्नमेंट में जो डोर स्टेप डिलीवरी है फूड ग्रेन की, इसी के मतलब अगर मॉडल लेकर चलते हैं तो ये भी एक बेनिफिशियल होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हम दें, ठीक है। फिर है वन नेशन वन राशन कार्ड वाला भी हो कि अगर हम अपने जो अपने राज्य हैं, अगर बहुत सारे लोग हैं जैसे माइग्रेट कर जाते हैं, अगर बिहार की ही बात करते हैं तो दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया,
पंजाब वगैरह होके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें जो यहाँ पर उनको जो बेनिफिट मिल रहा था बिहार में, वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो जो राशन कार्ड है वो यहीं पे वैलिड होता है। लेकिन ऐसा अब जो वन नेशन वन राशन कार्ड वाला जो स्कीम है जो कि लागू होने वाला है, तो बहुत अच्छा स्टेप होगा। तो ये चीज़ है कि अगर यहाँ का राशन कार्ड है तो यहाँ पे भी चलेगा और यहाँ पर भी चलेगा, हर स्टेट में चलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप्स होगा, ठीक है। तो वो भी आप लगा सकते हैं एक सजेस्टिव फॉर्म में, ये भी अच्छा है। फिर बात करते हैं वेयर हाउस कॉपरेशन इस्टेब्लिशेज ऑन लार्ज स्केल। इसको लार्ज स्केल पे हमको इस्टेब्लिश करना होगा और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ इस चीज़ को हमको देखना होगा कि कितनी टेम्परेचर मेंटेन रखनी है। ये थोड़ी अच्छे तौर पे हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, या एआई का टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर हमको मेंटेन करना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को समझ ले, भांप ले और वहाँ चेंज कर ले। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं बताकर, ठीक है। तो इस पर बिहार गवर्नमेंट अभी वर्क कर भी रही है, ठीक है। जैसा कि हमने अभी बताया था, वन नेशन वन राशन कार्ड इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, है ना, कि कहीं से भी हम किसी इंडिया के किसी भी पार्ट में भी रहेंगे तो वो चीज़ वैलिड रहेगी। फिर बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज़ इन प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की, फार्म बिल जो आया है इसके थ्रू वो खरीद सकते हैं डायरेक्टली, है ना, फार्म बिल जो आया हुआ है। तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस अगर हो जाते हैं ना, जहाँ जहाँ पे लैग कर रहा है कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे कि अगर आप एपीएमसी जो आप लाए हुए हैं वहाँ पर आप टैक्सेस का प्रावधान रखे हैं, तो आपको यहाँ पर भी टैक्सेस रखना चाहिए, जैसा कि महाराष्ट्र में चल रहा है, ठीक है। ताकि कंपटीशन रहे लेकिन अच्छा रहे, दोनों रहे। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाए ये चले। आप एमएसपी को आपको वहाँ पे आपको लोगों को आपको मतलब एश्योर करना होगा कि हम एमएसपी दम 100% दे रहे हैं आपको, क्योंकि किसान उस पर डिपेंड है, उसको देख कर ही वो आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर आप जो बात कर रहे हैं कि सिर्फ एसडीएम लेवल तक, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर लेवल तक आपके जो होंगे, जुरिस्डिक्शन की जो बात कर रहे हैं, वहाँ कोर्ट तक नहीं जाएगा। जो मैटर होगा, जो इस जो ये प्लेयर होंगे जो बाहर वाले, ठीक है, और फार्मर से जो भी होगा मैटर, तो फॉरेन प्लेयर और बाहर वाले जो मैटर होंगे, फॉरेन प्लेयर सिर्फ इंडिया की ही बात कर रहे हैं, बाहर वाले के लिए हिसाब से बात करके, तो फार्मर से इनके बीच कोई भी विवाद आता है तो हम कोर्ट की राय नहीं लेंगे, कोर्ट नहीं वहाँ पर है, एसडीएम को हम लोग वहाँ पर दे रहे हैं वरीयता इस बिल के अनुसार। जबकि आपको कम से कम एक ट्रिब्यूनल वगैरह, या तो आपको ट्रिब्यूनल आपको देना चाहिए, और इसके ऊपर एक हाई कोर्ट तक तो कम से कम, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक तो देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ प्रावधान हैं, कहीं कहीं जो लैगिंग पॉइंट है उसको निकाल कर फार्म बिल को हम लोग लागू कर सकते हैं, जो कि अच्छा चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखते हैं यूज़ ऑफ स्टील सिलोज कंटेनर एंड जीपीएस बिल्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो। एक जो ये है ट्रांसपोर्टेशन में भी कभी कभी घपला हो जाता है, इधर उधर लेके चले जाते हैं, कभी कुछ गायब कर देते हैं, कभी क्या हो जाता है। तो ये चीज़ है स्टील सिलोज है, जो उसका कंटेनर होगा ना जिसमें लेके जा रहे हैं सामान को, इधर उधर कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसमें जीपीएस इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि उसकी मतलब सारी निगरानी रखी जाए कि कहाँ जा रहा है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है, ठीक है। स्टील सिलोज हो, वो थोड़ा मजबूती से हो ताकि भेदना उसको बड़ा मुश्किल हो किसी को लिए, मतलब ज़्यादा सोच ही नहीं पाए कि क्या है इसमें, कैसे खोलें, कैसे क्या करें। कंटेनर अच्छा हो, मतलब जो भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो फूड सिक्योरिटी ऑफ नेशन इज इंश्योर्ड हो जाएगा यहाँ से। ऑफ ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल, ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाई फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वान्टिटी एंड देर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू द फूड। ये चीज़ आप अपने से लिख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत है हल्का फुल्का एज फॉर मॉडल, ठीक है। एक चीज़ ये मेरे हिसाब से ये चीज़ ज़रूर मेंशन करेंगे, सॉरी 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 एक सेकेंड, सॉरी, ये चीज़ ज़रूर मेंशन करेंगे दोस्तों। ये एसडीजी जो है ये ज़रूर मेंशन करेंगे, क्योंकि SDG 2 है जो जीरो हंगर की बात करती है, जैसे कि हमने वो थोड़ा पहले भी डिस्कस किया था। ऑल्सो इंश्योर्ड एज इट एम टू अचीव जीरो हंगर। अगर हम फूड सिक्योर्ड हो जाएंगे तो जीरो हंगर का भी कॉन्सेप्ट जो है SDG के द्वारा जो दिया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में जीरो हंगर की जो बात है वो भी हम इस चीज़ को अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे। इसमें जो वर्डिंग लिखी गई है इनके द्वारा है वो क्या है SDG 2 में, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये चीज़ हम इंश्योर कर लेंगे अगर हम फूड सिक्योर्ड हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कहाँ कहाँ खामियां थी प्लीज़ मेंशन ज़रूर करें, क्या और करना चाहिए उसके हिसाब से भी आप थोड़ा अपनी राय दे सकते हैं।
और बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ज़रूर से ज़रूर चैनल पे ज़रूर से ज़रूर बन जाए, ठीक है, बने रहें। इनके पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे भी जुड़ जाए। जो भी क्वेरीज होगी टेलीग्राम में आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज लेना है वो भी आप पर्सनली मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप